नया बिहार आपके साथ, मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की बड़ी खबर बताते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमित शाह का बिहार दौरा हो सकता है। 5 नवंबर को अमित शाह बिहार आ सकते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सभा की तैयारी की गई है। बीजेपी नेता सभा की तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री बिहार आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह का बिहार दौरा एक बार फिर से हो सकता है और वो 5 नवंबर को बिहार आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली कर सकते हैं। बड़ी सभा की तैयारी में बीजेपी के सभी नेता जुटे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सभा की जा रही है जिसकी तैयारी में बीजेपी के नेता अभी से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी रैली मानी जा रही है जिसमें अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश तो भरेंगे ही, इसके साथ ही नई रणनीति भी बनाएंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से वोट की अपील की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी तेजी से करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। 5 नवंबर को बिहार आ सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सभा होने जा रही है जिसमें गृह मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल पहुंचे थे जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हिस्सेदारी देनी चाहिए, जिस पर सियासत गर्म है। आखिर प्रशांत किशोर के बयान पर क्यों मचा है घमासान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पर आए दिन प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में पीके ने जातीय गणना को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछे। प्रशांत कहते हैं कि मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को इनसे कोई फायदा नहीं है, ये राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आरोपों के लिए प्रशांत क्या तर्क देते हैं वो भी सुन लीजिए। 18% मुसलमान हैं। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए है, ये बता दे। प्रशांत किशोर ने सवाल नीतीश सरकार पर खड़े किए तो जवाब जेडीयू की ओर से आया। कहा गया सरकार ने जातियों की हिस्सेदारी को सार्वजनिक किया है, सत्ता में भी हिस्सेदारी सरकार ही तय करेगी। आप पहले सर्वप्रथम यह स्पष्ट करिए कि जाति सर्वे की रिपोर्ट सही है ना? अगर सही है तो हिस्सेदारी हमने दी है, हिस्सेदारी हम देंगे। जबकि महागठबंधन की सरकार में सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रशांत की बातों का समर्थन कर रही है। सर्वे का जब रिपोर्ट आया है, इनको हकीकत पता चला गया है कि इनके कुल खानदान जरूरत से ज्यादा सत्ता के संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, तो बाप बाप करने लगे हैं। ये भाजपा के एजेंट है प्रशांत किशोर पांडे। इसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी पहले ये अपने दल में करके दिखाएं। ये साफ दिख रहा है कि ये अन्य पिछड़ी जातियों का बराबर इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कहीं भी जगह पे नहीं बैठा रहे हैं। जाहिर तौर पर जाति के चक्रव्यूह में फंसी सियासत की चक्की बड़ी तेजी से बिहार में नेता घुमा रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले जाति का तड़का सियासी थाली में खूब परोसी जा रही है। देखना होगा चुनाव में जाति वाली सियासत से किसे और कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में जिस तरह से जाति पर आधारित घमासान छिड़ा है, उससे न सिर्फ सियासत को गर्म किया है बल्कि पार्टियों पर भी जाति वाले सियासी तीर खूब चल रहे हैं। लालू प्रसाद के कैंसर वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट से मचे घमासान के बीच हमले निजी तौर पर हो रहे हैं। बिहार में आखिर जाति, कैंसर और सियासी किचकिच क्यों मचा है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जाति, कैंसर और सियासी किचकिच, कौन करेगा किसका इलाज? बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं? और लालू प्रसाद जी ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर और ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही उस स्थिति उत्पन्न की है। आखिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्यों लालू प्रसाद को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं? क्यों लालू प्रसाद को बिहार को बर्बाद करने की बात कही जा रही है? तो इसकी वजह सोमवार को लालू प्रसाद का ये सोशल मीडिया एक्स पर किया वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार एवं दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। लालू प्रसाद के इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ले आया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तो लालू को ही बिहार के लिए कैंसर बता डाला है कि पूरी तरह लालू प्रसाद जी ही बिहार की राजनीति के कैंसर हैं और अब तो उनको पूजा पाठ में लगना चाहिए। नीतीश जी के कृपा से वो सजा आपता है, अब तो पूजा पाठ करें। बिहार की राजनीति को बर्बाद करने वाला कोई पॉलिटिशियन बिहार में पैदा लिया, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ लालू। सोशल साइट एक्स पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट कर लालू के कैंसर वाले पोस्ट पर पलटवार किया है। कुशवाहा लिखते हैं, श्रीमान लालू जी, हाँ महोदय, यह सच है कि कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा ही चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि इलाज के नाम पर छाली घूम फिर कर आप और आपका परिवार खाए और बाकी लोगों को मट्ठा भी नसीब ना हो। वही लोग थे तो कैंसर के नाम पर अगर लोगों को कुछ कहीं से हासिल हुआ तो उसका छाली लालू जी और उनका परिवार खाएगा। अब बाकी समाज में जो दूसरे अति पिछड़े दलित कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मट्ठा भी न नसीब हो, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? कुशवाहा के बाद पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया और लिखा, सत्ता अधिकार मांगे हर जाति का बिहार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जाति का चिन्ह फिर से निकला है। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई, जिसके बाद से जाति पर घमासान ही छिड़ गया। नेता एक दूसरे के साथ ही पार्टियों पर भी वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में 24 की सियासी लड़ाई के बीच बिहार से जाति है कि जाति ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने जातीय गणना पर जारी राजनीति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आलोक मेहता ने कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय गणना हो, लेकिन बिहार के बाद अब दूसरे राज्य में भी जातीय गणना की मांग उठने लगी है, जिससे बीजेपी को सबक लेना चाहिए। आलोक मेहता ने कहा है कि अब समय आ गया है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। एसटी को उनका हक दिलाया जाएगा। तो इसमें मैंने बुरा क्या है? समाज के छूटे हुए लोगों को हक दिलाने की प्रेरणा इस जाति आधारित जनगणना से यदि मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि ये प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को भी लेना चाहिए। अभी हम इंडिया गठबंधन की तरफ से जो यह जनगणना कराई गई माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के समन्वय से, तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए उदाहरण है और हर राज्य में इस बात से वहां की सरकारें प्रेरित हो रही हैं। ये इसकी खूबसूरती।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से जातीय गणना की रिपोर्ट के बहाने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि जातीय गणना के आंकड़े बंद कमरे में तैयार किए गए, जो कि बिहार के विकास से ध्यान भटकाने की एक साजिश है। तरीके से जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति हो रही है, ये पूरी तरीके से विकास से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या बिहार की महागठबंधन के सरकार के पास सरकार के द्वारा किए गए कोई भी ऐसे विकास के कार्य नहीं है जिनको गिनाकर ये जनता के बीच जाए। ऐसे में एक नया शगुफा छोड़ा गया कि हम जातिगत जनगणना हम कराएंगे। ये एक ऐसी जनगणना है जो संभवतः एक बंद कमरे में बैठकर कर दी गई है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीयू दलितों और पिछड़ों को साधने की कोशिशों में जुट गया है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को रवाना किया। ये रथ बिहार के हर जिले के दलितों और अति पिछड़ों के बीच से होकर गुजरेगी और फिर पटना में 5 नवंबर को संविधान, आरक्षण और देश बचाओ संदेश के साथ ही जेडीयू भीम संसद का आयोजन करेगा। आखिर क्या है नीतीश कुमार का भीम संसद प्लान, आप इस रिपोर्ट से समझिए। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, इसी संदेश के साथ नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दलितों के साथ ही अति पिछड़ों को भी साधने में जुट गए हैं। तभी जेडीयू आगामी 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन करने जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से जुड़े रथों को हरी झंडी दिखाई। भीम संसद रथ के जरिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। भीम संसद रथ को सीएम नीतीश के साथ मंत्री अशोक चौधरी और रत्नेश सदा की मौजूदगी में रवाना किया गया। जेडीयू नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही पहल से बिहार में दलितों और अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिला है। ये हम लोगों ने जो भीम संसद का आयोजन किया है, जो समानता की बात की और जिस तरह से माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के हर एक जगह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम लोग जन जन तक अपने नेता के कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाएंगे और 5 नवंबर को भीम संसद का हम लोगों ने निर्णय किया है, हमारे सभी दलित भाइयों ने, कि हम लोग एक 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन करेंगे। उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए आज माननीय नेता ने सब लोगों को हरी झंडी दिखा के हम लोगों को रवाना किया है। ये लड़ाई है नीतीश कुमार का नहीं, इंडिया गठबंधन का नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है और लड़ाई होगा SC/ST बनाम मनुवादी। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जेडीयू 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन कर रहा है। पार्टी का मकसद राज्य के हर जिले में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच रथों के जरिए पहुंचना और उन्हें सीएम नीतीश कुमार की छवि को दलित और अति पिछड़ा समर्थक के तौर पर बताया जाना है। जाहिर तौर पर सीएम नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दलितों और पिछड़ों को साधने के तौर पर ही किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू का रथ रवाना हो गया है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई लालसा नहीं है, बावजूद इसके नीतीश कुमार के समर्थक नारेबाजी से बाज नहीं आ रहे। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। पटना जेडीयू कार्यालय में मंत्रियों का जनता दरबार लगा था और मंत्री जमा खां लोगों से बातचीत कर रहे थे और तभी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाने शुरू कर दिए और मंत्री जमा खां बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। बाद में मीडिया से बातचीत में जमा खान ने कहा कि देश के युवा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार ही अगला पीएम बनेंगे। देश
नौजवानों को आप नहीं रोक सकते हैं। देश के नौजवानों ने देख चुका है कि नेता जो हैं आज नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार को जिस तरह से चलाए हैं, उनको कोई नहीं कह सकता है कि जात की बात की हो, हमेशा जमात की बात करते हैं। ये उन्होंने देश के नौजवान ये देख रहे हैं कि जब भी मंच पे चढ़ते हैं सबका विकास की बातें करते हैं। ये कभी नहीं करते कि कौन वोट दिया कौन नहीं दिया। ये देखकर पूरा देश के नौजवान खुश है और देश के नौजवान करोड़ों करोड़ चाहता है कि दिल्ली पहुंचे। और मुझे लगता है कि जो इनका संघर्ष है नौजवानों का, जो इनकी सोच है, सोच के मुताबिक निश्चित तौर पर झंडा हमारे नेता का फहरेगा। महागठबंधन परिवार के नेतृत्व में वहां हम पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी बनेंगे। 20 अक्टूबर को गया स्थित CUSB के तीसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग लेंगी। वो हवाई मार्ग से गया एयरपोर्ट पहुंचेंगी और फिर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए टिकारी के पंचानपुर स्थित CUSB में 12:30 बजे पहुंचेंगी। करीब 4 बजे तक वो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहेंगी और इस दौरान राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह के अलावा यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और उपलब्धियों से भी रूबरू होंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति कामेश्वर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपति पहली बार आ रही हैं, जिसे वे लोग एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। पदक जिनको मिलने वाले हैं, मेडल जिनको मिलने वाला है, उनके अभिभावकों को, तो जब कोई अभिभावक देखता है अपने सामने अपने बच्चे को मेडल पाते हुए, तो उसके अंदर एक असीम संतोष का बोध होता है, एक सुखद बोध होता है। उनको भी हम बुलाए हैं और जिला प्रशासन विश्वविद्यालय को हर संभव सहयोग कर रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। क्लास के से गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम काट लिए गए। इन सब के बीच एक नए खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि ये खेल स्कूल में चल रहा था और इसे इन आउट का खेल कहते हैं। आखिर अटेंडेंस वाले खेल का क्या है राज, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ बच्चे तबीयत खराब होने के कारण अब्सेंट भी हो गए। छात्राएं रोज स्कूल आती हैं, हाथ उठाकर बताइए। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में 75% अटेंडेंस वाले आदेश ने छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है और अब लगातार 3 दिन तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। स्कूलों में इन और आउट वाला खेल भी शुरू हो गया है। 3 दिन तक गैर हाजिर बच्चों को स्कूल से आउट कर दिया जा रहा है, जबकि ड्रॉप आउट बच्चों को इन का रास्ता दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि 3 दिन से अधिक गैर हाजिर बच्चों के नाम कटने का आंकड़ा 5,45,000 तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े सिर्फ अक्टूबर के हैं, जिससे छात्रों की टेंशन और भी बढ़ गई है। अभिभावक भी परेशान हैं। यस सर, हम लोग स्कूल रेगुलर आते हैं, मगर जो कुछ बच्चे एब्सेंट हो जा रहे हैं उनका नाम रद्द हो गया। हालांकि बीईओ की माने तो यह घोटाला ही है। इनकी माने तो पटना जिले में भी 30,000 बच्चों का नामांकन रद्द हो चुका है। अभी नामांकन जो रद्द किया गया है, कल की डेट में अराउंड 30,000 था, लेकिन अभी बहुत सारे डेटा जो है वो पेंडिंग है, मिला नहीं है। 30,000 बच्चों का यहाँ भी नाम काटा गया है। हाँ, पटना जिला में। तो चिन्हित भी कर रहे हैं कि क्या वो 2 जगह एडमिशन लिए हैं, कोई वजह होगी स्कूल नहीं आने का, सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए एडमिशन ले लिए होंगे, ऐसा लगा। हाँ, ऐसा है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्या एडमिशन के नाम पर घोटाला हो रहा था? कौन है वो 5,40,000 बच्चे? क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो क्या रजिस्टर में सिर्फ नाम दिखाकर घोटाले का खेल चल रहा था, पैसों का बंदरबांट हो रहा था? अगर नहीं तो स्कूल और कॉलेज में इन और आउट का खेल क्यों चल रहा है? इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? क्या आदेश की आड़ में घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ये खेल चल रहा है? अगर नहीं तो फिर स्कूलों को जवाब देना ही होगा, संबंधित अधिकारियों को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। अरवल से बड़ी खबर है, जहां आरएलजेडी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। सम्मेलन में खाना खाने के दौरान हंगामा हुआ है। परेशान हलवाई की करतूत सामने आई है। लोगों पर
गर्म पानी फेंका गया है। खाने के प्लेट पर टूट पड़े थे लोग और तभी रसोइया ने इन पर गर्म पानी फेंक दिया। बताया जा रहा है कि अरवल जिला मुख्यालय के इंडोर स्टेडियम में रालोजद के कार्यकर्ता के लिए जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन कार्यकर्ताओं के लिए लजीज व्यंजन की व्यवस्था भी की गई थी। जैसे ही कार्यकर्ता को जानकारी मिली कि इंडोर स्टेडियम में खाने की व्यवस्था है, उसी दौरान कार्यकर्ता की भीड़ इस कदर टूटी कि बावर्ची भी परेशान हो चुका था। अंत में बावर्ची ने खाना बनाने को लेकर कई कार्यकर्ताओं पर गर्म पानी फेंकना शुरू किया। हालांकि कार्यकर्ता मामूली रूप से जख्मी हो गए। लजीज व्यंजन की स्वाद चखने के उद्देश्य से दूर दराज से आए ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कोसने से बाज नहीं आए। रैली में आए हुए थे सभी कार्यकर्ता लोग को। देखिए, हम गाड़ी का ड्राइवर हैं, हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता थे यहाँ पर खाना बट रहा था। हम लोग सोचे कि कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर को जो भी मंत्री लोग थे कार्यकर्ता का, उन्होंने आदमी अपना देख करके, जो उसका अपना आदमी था, ये मेरे गार्ड है, मेरा वो है, गर्म पानी फेंकने के, गर्म पानी फेंके मिस्त्री जी भगाने के लिए सभी कार्यकर्ता को, ताकि भीड़ खाली हो जाएगा, हम लोग खाएंगे, हम लोग आराम से बचेंगे। यार जो भी बात। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।